हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपका पहला चैप्टर लूंगी और पहला चैप्टर क्या है? इंडिया। हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया की साइज और उसकी लोकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है? ओके, उसके पहले हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और हम आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे बैच लेके आए हैं और उसमें मेरी जो क्लास है, क्लास 9th की जो सोशल साइंस की क्लास है वो मैं वेडनेसडे को लूंगी, ठीक है? वेडनेसडे को क्लास 9th की सोशल साइंस की क्लास रहेगी और टाइम रहेगा 4 PM to 5 PM। तो आओ और सोशल साइंस की क्लास अटेंड करो और सोशल साइंस पढ़ो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है देखो, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। मतलब इंडिया ऐसा नहीं है कि नई नई कंट्री है, इंडिया बहुत पुरानी कंट्री है, एंशिएंट है। ओके, तो इंडिया क्या है? एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ठीक है? आगे क्या है? अचीव्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इंडिया है तो पुरानी, पर इसने जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो लास्ट 50 सालों में अचीव की है। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद मोस्टली जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो हुई है। मतलब फाइनेंशियली जो इंडिया ग्रो हुआ है, पैसों के मामले में जो इंडिया ग्रो हुआ है वो लास्ट 50 सालों में ही हुआ है। तो इसने क्या, लास्ट 5 डिकेड्स में इसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव की है। अब कहाँ कहाँ प्रोग्रेस इसने अचीव की है देखते हैं। एग्रीकल्चर की फील्ड में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत उसने प्रोग्रेस की और इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी में, इन फील्ड्स में जो इंडिया है उसने इन 50 सालों में बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत डेवलपमेंट किया है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। देखो बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज लग गई हमारे यहाँ पे, है ना? ये खेती कितने बढ़िया है उससे होने लगी है। नई नई खेती, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करने लगे हैं, इंडस्ट्रीज में नई नई साइंटिफिक मेथड्स का यूज करने लगे हैं। तो इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अब हम पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में कि भैया इंडिया है तो इतनी बड़ी दुनिया, उसमें हमारी इंडिया है कहाँ पे? तो हम ये देखेंगे। आपने देखा होगा जो ग्लोब होता है वो ना ऐसे ऐसे उसमें डिवाइडेड रहता है, ठीक है? ऐसी लाइंस होती हैं और कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, है ना? तो ये क्या होती है भैया? ये तो इन लोगों ने कुछ गेम टाइप का कुछ बना दिया। ये क्या है मैं बताती हूँ ये क्या होती हैं। सबसे पहले ये जो होती हैं यहाँ देखते हैं, ठीक है? ये जो होती हैं कौन सी लाइंस? अरे भाई ये वाली जो लाइंस होती है ना ऐसी, इनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। ऐसे याद कर लो, जो लेटी हुई लाइंस हैं वो हो गई लैटिट्यूड्स और जो ऐसी वाली लाइंस है, कैसी वाली? जो सीधी लाइंस हैं ऐसी वाली, ये वाली, ये कौन सी हो गई? ये हो गई लॉन्गिट्यूड्स। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है? तो जो लेटी वाली लाइंस हैं वो क्या है? वो हो गई latitudes. These are what? These are latitudes. And ये जो सीधी ऐसे एकदम स्ट्रेट है वो क्या है? ये हो गई longitudes, ठीक है? तो ये हो गई latitudes और ये हो गई longitudes। इतना आप याद रखो। अब स्टार्ट करते। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। लगती है वर्ल्ड में कि अरे छोटी, बट नहीं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। और वो कहाँ लाई करती है? वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। अब भाई ये नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है बताती हूँ मैं क्या होता है। इसको देखो, ये हो गया हमारा पूरा
अर्थ ग्लोब, ठीक है। बीच में ना इक्वेटर होता है, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है? इक्वेटर होता है, ओके। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इसका नाम है इक्वेटर, ठीक है। दिस इज इक्वेटर। अब ये इक्वेटर ने पूरी वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, एक हो गया ये नीचे वाला पार्ट। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, क्योंकि ये ऊपर साइड है, नॉर्थ साइड है ना। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये नीचे साइड है, ये साउथ साइड है। तो ऐसे जो इक्वेटर है वो हमारी वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब इस वाले पार्ट में इंडिया जो है वो लोकेटेड है, ओके। समझ गए होगे अब आप लोग। अब तो इंडिया जो है वो कहाँ पे लाई करती है ये देख रहे थे हम, ठीक है। तो मेन लैंड जो है इंडिया का वो कहाँ है? वो है बिटवीन दीज लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये उसके लैटिट्यूड्स हो गए। और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये इसके लॉन्गिट्यूड्स हो गए। अभी हमने जो पढ़े ना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये जो होते हैं ना इनके ना कुछ वैल्यूज होते हैं, लाइक इन डिग्रीज मिनट्स इनकी वैल्यूज होती हैं। तो इंडिया की क्या है? इंडिया का जो लैंड है वो कहाँ तक है, मतलब कितने लैटिट्यूड्स और कितने लॉन्गिट्यूड्स कवर करता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, इतने ये लैटिट्यूड्स कवर करता है। और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक ये लॉन्गिट्यूड कवर करता है, ओके। आगे देखते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। देखो अभी हमने देखा इक्वेटर के बारे में, ठीक है। क्या देखा हमने? ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स, ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड्स, और ये बीच वाली लाइन क्या है? ये हो गई इक्वेटर, ठीक है, ओके। अब ये इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि इक्वेटर इज डिफरेंट, नहीं। ये ऐसी जितनी भी लाइंस होंगी ये सब क्या है? ये है लैटिट्यूड्स। और ये जैसे ऐसी जितनी भी लाइंस होंगी ये सब क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। बस जो 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है उसका नाम है इक्वेटर। ऐसे ही 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको देखो यहाँ पे, यहीं पे बताती हूँ। देखो ये हो गई हमारी दुनिया, ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है उसको कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे वाला सदर्न वाला है उसको कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो ना इंडिया के बीच में से पास होता है। अब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना बेटा, इक्वेटर वर्ल्ड के बीच में से पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से पास होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ये हमारी इंडिया है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना ऐसे पास होता है, तो ये हमारी इंडिया को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ओके। तो इस पॉइंट में यही है। इन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea। हाय भैया ये क्या बोल दिया, इतना टफ सेंटेंस कुछ नहीं है, बताती हूँ मैं। इंडिया का मैप हो गया ये, ठीक है, इंडिया का ये मैप हो गया।
ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। ओके, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको पता है ना, सबको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या क्या है, क्या क्या है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। मुंबई साइड जो है वो है अरेबियन सी और बंगाल साइड जो है वो है बे ऑफ बंगाल, और नीचे केरला के नीचे क्या है, इंडियन ओशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, आइलैंड्स है। कौन कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है। कहाँ कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। बस इतना सा ही ये पॉइंट है कि जो इंडिया का जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, और वहां पे आइलैंड्स हैं। कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़िया डू यू नो वाला पेज आया है। डू यू नो में क्या है भाई, डू यू नो southernmost point of the Indian Union Indira Point got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। जो ये यूनियन इंदिरा पॉइंट है ना, ये ऐसा है इंडिया। ओके, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का, जो सबसे साउथ में पड़ता है, सबसे साउथ में। केरला नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, और ओशन में भी जो वो आती है ना जो इंडिया की हैं, जैसे आइलैंड्स जो इंडिया के हैं, उनको भी हम इंडियन टेरिटरी में काउंट करते हैं। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वो है यूनियन इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, यूनियन इंदिरा पॉइंट। देखो ये बना हुआ है बढ़िया, यूनियन इंदिरा पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। और ये क्या, सी वाटर में सबमर्ज हो गया था 2004 में जब सुनामी आई थी ना, तो ये डूब गया था। ओके, तो ये एक डू यू नो एक फैक्ट है, तो इसको फन की तरह लो कि हाँ अरे वाह ऐसा हुआ था। अरे वाह तो नहीं, सुनामी आई थी भाई, बहुत लोगों की जान गई थी उस टाइम पे, तो इट्स नॉट अरे वाह। मतलब कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो क्या है, वो इंडिया की लैंड पे नहीं है, वो ओशन में भी है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं कि सिर्फ लैंड तक ही हम वो कंट्री की टेरिटरी नहीं मानते हैं, हम ओशंस में भी जो है ना एक्वायर किए हुए, मतलब हमारे पास ओशन में भी टेरिटरी है, आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और क्या है, यूनियन इंदिरा पॉइंट है। ये क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे साइज के बारे में। इंडिया की साइज क्या है भैया, इंडिया बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है इंडिया, इट इज वेरी बिग। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का लैंड मास है। कितना, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी एरिया है, उस एरिया में से 2.4% जो है वो सिर्फ इंडिया का है। इंडिया 2.4% एरिया को जो है वर्ल्ड में लिए हुए है। 2.4% इंडिया जो है उसका एरिया है पूरे वर्ल्ड में, जितना एरिया है उसमें से। ओके, इंडिया इज द 17th नहीं है, 7th है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड की। बहुत अच्छी रैंक है ये, वैसा नहीं है कि छोटी मोटी कंट्री, नहीं। कुछ कंट्रीज तो हैं जो हमारी स्टेट के ही बराबर हैं, कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो मध्य प्रदेश है या जितना हमारा बिहार है ना, तो उतना ही उनकी वो पूरी इतनी ही कंट्री है। तो इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है एंड इट इज वेरी डाइवर्स कंट्री। तो इंडिया क्या 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, 7th नंबर पे आती है ये साइज में। ओके, आगे क्या, लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 and total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar लिखा है भाई यहाँ पे, it is Nicobar, and Lakshadweep is 7516.6 किलोमीटर।
क्या है ये सिर्फ फिगर्स हैं, कुछ नहीं है। जो लैंड बाउंड्री है मतलब, अरे इंडिया भाई, ठीक है, ये इंडिया की ये जो लैंड बाउंड्री है ना, मतलब जहां जहां इंडिया का ये जो लैंड है वो कितना है, वो है 15,200, और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, मतलब जो सिर्फ कोस्ट लाइन वाला एरिया है, कोस्ट लाइन मतलब जहां पे, कोस्ट लाइन क्या होती है, जहां पानी से घिरा हुआ एरिया, मतलब जो एरिया पानी से टच करता है, ठीक है। और इसमें क्या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी जो है इंक्लूडेड है। वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and northeast। ये बेटा इसी का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये इसी का पॉइंट है। ओके, तो इंडिया जो है ना यंगफोल्ड माउंटेन से बाउंडेड है। कहाँ, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। जैसे ये इंडिया है, इंडिया का ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। कौन से माउंटेन से, यंग है। अगर हम दूसरे माउंटेन से कंपेयर करें तो ये जो माउंटेन्स है यंग, यंग ऐसा नहीं कि 10 साल पहले बने हुए, नहीं, यंग मतलब रिसेंटली बने हुए हैं। अगर हम कंपेयर करें दूसरे माउंटेन से तो ये जो माउंटेन्स है ये यंग है। इस एरिया में जो माउंटेन्स है वो बहुत जवान है, अभी वो यंग है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो टेपर कर जाता है भाई। अब क्या टेपर कर रहा है, जो इंडिया है, देख रहे हो आप, इंडिया ऐसे एकदम सकरा होता जा रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसे कहते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, टेपरिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, और वो इंडियन ओशियन की तरफ हो रही है। तो पहले यहाँ तो इंडिया देखो कितना ब्रॉड है, ऐसा ऐसा ऐसा, बट यहाँ पे क्या टेपरिंग हो रही है ना, इसे देखो पॉइंट सा क्रिएट हो रहा है, और ये टेपर करते जा रहा है साउथ की, साउथ डायरेक्शन में और इंडियन ओशियन में, ठीक है, इंडियन ओशियन की तरफ वो टेपर करते जा रहा है। तो ये इंडिया की हम क्या कर रहे हैं, साइज के बारे में बात करें कि ऊपर से ब्रॉड है इंडिया, पर नीचे से ऐसा टेपर हो रहा है, नीचे से ऐसा ट्राइंगल टाइप का शेप बन रहा है, और कहाँ आ रहा है, इंडियन ओशियन में आ रहा है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। अब ये जो टेपरिंग हो गई, यहाँ पे क्या सी डिवाइड हो गई, ये हो गई अरेबियन सी, ये हो गई बे ऑफ बंगाल। बस इतना याद रखना है आपको कि इस साइड है अरेबियन सी, हमारी वेस्ट साइड है अरेबियन सी, ईस्ट साइड है बे ऑफ बंगाल, और नीचे साउथ साइड क्या है, इंडियन ओशन। खत्म, बस इतना ही रखना है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसमें वही लिखा हुआ है कि इंडिया ऊपर ब्रॉड है, नीचे ऐसा टेपर हो रहा है, इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। ओके, आगे क्या है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। मतलब जो हमारा इंडिया 30 डिग्री तक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, मतलब इंडिया का जो, जैसे ये जो इंडिया है, इंडिया का ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, ये क्या होता है, ये छोटा लगता है किससे, इसकी लेंथ से, इसके नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। क्या है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, मतलब इंडिया का ये जो ब्रेड्थ है, जो ईस्ट से वेस्ट तक जितना इंडिया है, वो ऐसा लगता है कि ये वो छोटा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से, इससे वो छोटा है। आगे देखते हैं क्या है, आगे फिर से आ गया यार एक डू यू नो पेज। क्या है, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ, ये बड़ी अच्छी चीज है, बताती हूँ मैं आपको क्या है ये। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, देखो क्या लिखा है, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। गुजरात किस साइड है, गुजरात है इस साइड, ठीक है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या लिखा, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। क्यों है, हमने हमेशा सुना है सूरज कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट से उगता है ना, मतलब ईस्ट से सूरज राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है, सूरज ढल जाता है ना। तो ईस्ट की तरफ पहले आता है ना, ईस्ट की तरफ सूरज पहले आता है। तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में हमारा क्या है, ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश।
तो क्या है, टाइम लैग है 2 घंटे का, मतलब यहाँ पे सूरज 2 घंटे पहले आ जाता है और यहाँ पे बाद में आता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाद में आता है, तो 2 घंटे का टाइम लैग है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। ये क्या है, एक होता है बेटा स्टैंडर्ड टाइम, देखो क्या होता है, यहां पे सूरज जल्दी आ गया, ठीक है, और यहां पे लेट आया, मान लो यहाँ पे 5 बजे सूरज आ गया उनका, ठीक है। अब हम दोपहर में हम देखते हैं कितनी धूप हो जाती है ना, कितनी धूप हो जाती है, और सुबह हम जब देखते हैं तो एकदम कम मंद धूप होती है। तो यहाँ मान लो 5 बजे ही उनका सुबह हो गई भैया, तो वो लोग उठ जाते हैं, अपने काम वगैरह कर लेते हैं। जितनी धूप यहाँ पे उनके 5 बजे हो रही है, यहाँ पे उनकी 7 बजे हो रही है, तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाता है। पर कंट्री तो एक है भैया, अगर इस हिसाब से चलेंगे कि यहाँ जल्दी सूरज आ रहा है, यहाँ लेट सूरज आ रहा है, तो ऐसे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कर दी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड की यहाँ पे समथिंग की जो 20 से जा रही है, एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहते हैं उसको। और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये है इसकी वैल्यू। आपको बस इतना याद रखना है कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है। तो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन वो मेरिडियन है, मतलब जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, यही है एक, ठीक है, दिस इज द ओनली स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। इसके अकॉर्डिंग हम टाइम डिसाइड करते हैं। जो लैटिट्यूड्स होते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, जो लंबी वाली लाइंस हैं, इनके अकॉर्डिंग हम टाइम डिसाइड करते हैं, मतलब कितनी कंट्री में कौन सा टाइम चलेगा। जैसे हमने देखा है ना कि जब हमारे यहाँ दिन हो रहा होता है, हमारे यहाँ सुबह हो रही होती है, तो कुछ कंट्रीज में शाम हो रही होती है, कुछ कंट्रीज में रात हो रही होती है। तो वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करते हैं, और वो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा कंट्री जो जिन लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करता है वो भैया डिफरेंट है, ठीक है, और हमारा कंट्री बहुत बड़ा भी है, तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स कवर हो जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से टाइम डिफरेंस आ जाता है। अब टाइम डिफरेंस आ जाएगा तो भाई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम तो बहुत जल्दी उठ रहे हैं और उस जगह के लोग को लेट उठ रहे हैं, और उनके यहाँ पे मतलब इतना देर में सवेरा हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि भैया ये मेरिडियन पे जो टाइम होगा वही चलेगा, चाहे तुम्हारे यहाँ सूरज पहले आए, चाहे तुम्हारे यहाँ सूरज बाद में आए, पर ये मेरिडियन पे जब सूरज आएगा, मतलब जितना बजेगा उतना ही पूरी कंट्री में हम मानेंगे कि इतना बज रहा है। तो वो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ये है, ठीक है, बीच से काइंड ऑफ जो बीच से जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, और उसकी वैल्यू है 82 डिग्री, ये लिखिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, इस साइड है, ईस्ट साइड है ये, ठीक है। और ये कहाँ से पास करती है, ये मिर्जापुर से पास करती है, ये मिर्जापुर से पास करती, पास थ्रू मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में है ये एक जगह मिर्जापुर, वहां से पास करती है, और ये स्टैंडर्ड टाइम बताती है। ये मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा होता है वही पूरी कंट्री में फॉलो किया जाता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो लैटिट्यूडनल जो है ना वो डे और नाइट बताता है, जो लॉन्गिट्यूडनल है वो टाइम डिफरेंस करता है कि यहाँ पे ज्यादा मतलब कितना बज रहा है कितना नहीं, और जो लैटिट्यूडनल है वो डे और नाइट का फर्क बताता है। तो क्या ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट को कौन इन्फ्लुएंस करता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। Indian landmass has a central location between the east and the west Asia। ये नया टॉपिक है बेटा, है ना, ये नया टॉपिक है, दिस इज न्यू टॉपिक। Indian landmass has a central location between the east and the west Asia। इंडिया की जो लोकेशन है ना वो बहुत सेंट्रल है, ईस्ट एंड वेस्ट। हमें ये तो पता है कि हमारी इंडिया कहाँ,
एशिया कॉन्टिनेंट पे लाई करती है। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और उसमें हमारी इंडिया लाई करती है। तो उसकी लोकेशन कहाँ पे है? ईस्ट और वेस्ट एशिया, मतलब एक साइड हो गया ईस्ट एशिया, मतलब पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है, तो ये हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया वेस्ट एशिया। तो इंडिया की लोकेशन क्या है? सेंटर में है, सेंट्रल लोकेशन है उसकी, ठीक है, सेंटर में लोकेशन है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया में जो इंडिया है वो साउथ की तरफ लोकेटेड, मतलब सेंट्रल में तो है बट फिर भी थोड़ी साउथ नीचे की तरफ जो है वो लोकेटेड है इंडिया, ठीक है। तो साउथवर्ड एक्सटेंशन में, साउथ डायरेक्शन में है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, जो इंडियन ओशन रूट्स है ना, मतलब इंडिया में जो ओशन है ना, वो क्या कनेक्ट करती है? वो कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट, वेस्ट कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज है उनको, और ईस्टर्न कंट्रीज को जो है इंडिया के ओशन रूट्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी ऐसी लोकेशन है। इंडिया भैया बीच में है, सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, तो इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है, तो उसकी वजह से वो वेस्ट की कंट्रीज को भी कनेक्ट करती है और ईस्ट की कंट्रीज को भी कनेक्ट करती है। क्या कनेक्ट करती है? उसके जो ओशन रूट्स है ना, मतलब ओशन में जब ट्रैवल करते हैं ना, तो उनके थ्रू वेस्ट कंट्रीज और ईस्ट कंट्रीज इजीली कनेक्टेड हो जाती हैं। इस पॉइंट में क्या लिखा है? ये पॉइंट दिख बड़ी भली बहुत बड़ा रहा है, बट इसमें कुछ नहीं लिखा है। इतनी सी बात लिखी है कि जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, मतलब वेस्ट साइड पे जो कोस्ट है, और जो ईस्ट साइड पे कोस्ट है, वो किन को कनेक्ट करता है? वेस्टर्न कोस्ट कनेक्ट करता है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से, और ईस्टर्न कोस्ट कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से। दैट्स इट। इतनी सी सिंपल लैंग्वेज में आप लिख लेना। मैं यही लिख देती हूं कि इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट कनेक्ट्स, किस किस को कनेक्ट करता है? वेस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एंड इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है? ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ओके, इतनी सी इजी सी लैंग्वेज में लिख देना है इसको। आगे बढ़ते हैं। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज। इंडियन ओशियन में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है ना, तो पर इंडिया की जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन हमने क्या, वो एरिया, ये जो इंडिया का ये वाला एरिया है ना, वो एरिया जो पानी से टच करता है, पानी से घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। तो इंडिया की जितनी लंबी कोस्ट लाइन है ना, वैसी किसी और कंट्री की नहीं है। जो इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, और उसी की वजह से ओशियन का नाम जो है वो इंडियन ओशियन पड़ा है, क्योंकि इंडिया की ऐसी पोजीशन है और इंडिया की जो है कोस्ट लाइन वो इतनी लंबी है, उसी की वजह से इंडिया का नाम जो है क्या पड़ा है? वो ओशियन का जो नाम है वो है इंडियन ओशियन। इंडिया के नाम के ऊपर ही ओशन को नेमिंग, ओशन की नेमिंग कर दी है और उसका नाम रख दिया है इंडियन ओशन, बिकॉज ऑफ इंडियाज पोजीशन एंड बिकॉज इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो बहुत बड़ी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो आ गया फिर से, क्या है भैया ये? सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, बहुत सारे ना बेटा कैनाल्स होते हैं, ठीक है, जो पैसेज होते हैं ना बीच बीच में, मतलब कंट्रीज हैं और कंट्रीज के बीच में पानी निकला हुआ, मतलब ओशन है या सी है, तो ना वहां पे पैसेज होते हैं, तो वहां कैनाल्स बना देते हैं, ठीक है। तो स्विस कैनाल की ओपनिंग की वजह से, कैनाल है स्विस कैनाल, वो 1869 में ओपन हुआ था। उसके कारण क्या हुआ था? जो डिस्टेंस था ना वो कम हो गया था, मतलब यूरोप से इंडिया तक आने में पहले बहुत टाइम लगता था और बहुत ज्यादा किलोमीटर्स थे, और पर इस स्विस कैनाल की वजह से एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया और 7000 किलोमीटर जो, या पॉइंट नहीं है, 7000 किलोमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया था, वो कम हो गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सेवेंथ, ये हमने पढ़ा था ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी इंडिया। तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट कौन सी कंट्री है? सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। कौन सी कंट्री है सबसे लार्जेस्ट?
फर्स्ट नंबर पे आती है रशिया, सेकंड नंबर पे आती है कनाडा। ये बेटा याद कर लेना, कभी कभी ना ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे। फिर थर्ड नंबर पे यूएसए, फिर है चाइना, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारी है इंडिया। सेवेंथ है पर छोटी नहीं है भाई, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, बहुत सारी कंट्रीज है, उसमें सेवेंथ नंबर पे आ रहा है, इट्स वेरी बिग थिंग। तो हमारी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ओके, इंडिया एक्सटेंट एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने पढ़ा था ना स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में, वही मैप। ये मैप सारे आपको ना एनसीईआरटीज में हैं, तो आप एनसीईआरटीज के मैप देखा करो। मैप वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, मतलब कि सिर्फ छापने के लिए नहीं उन्होंने बताया, उनको देखो, उनको पढ़ो, उनको समझो, उसके लिए है ना। उससे आपको बहुत मैप, एक मैप ही आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दे देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। एक्सटेंट दिखा रहा है कि इंडिया कितना फैला हुआ है, तो ये हो गया उसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट। हमने पढ़ा था ना कि अपीयर होता है कि जो ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट जो है ना वो कम है कंपैरिजन टू नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट। मतलब यहां से यहां तक जब इंडिया, मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है वो बड़ा लगता है कंपैरिजन टू दिस पोर्शन। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो स्मॉल अपीयर होता है देन नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट। ओके, तो इसमें देखो ये दी हुई है स्टैंडर्ड मेरिडियन, कौन सी थी ये, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। कहां से निकलती है ये, मिर्जापुर। कहाँ है वो, उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है भैया। यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास होती है और उसकी वैल्यू क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, और देखो यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है बेटा, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, ये है ना। ये देखो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और कहाँ, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। हमने पढ़ा ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आइलैंड्स हैं, ओशियन है। तो यही है, मैप में सब दिया हुआ है, सब दिया है मैप में। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसकी वैल्यू हो गई ये, कहां से निकलती है, मिर्जापुर यूपी से। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स काय में है, अरेबियन सी में है, किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स काय में है, बे ऑफ बंगाल में है, किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। इंडियन ओशियन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में है। तो ये सब मैप में दिया होता है, तो मैप को रीड किया करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जब मैप लगाते हो ना, जैसे मैप बना दो छोटा सा, ऐसी, मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है, 4-5 बार प्रैक्टिस करना, मैं तो प्रैक्टिस कर लूँ तो भी मुझसे होता नहीं है वो, तो प्रैक्टिस करना आ जाएगी। ठीक है, वो आ जाएगी, बनने लगेगी आप पे। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बारीकी से मैप बनाना, नहीं, एक बेसिक, जैसे मैं भी बना देती हूँ ना ऐसा, तो एक ये बेसिक मैप कहलाता है, मतलब इसको मैप कह सकते हैं कि ठीक है आपने सिर्फ बताने के लिए बना दिया, तो ऐसा मैप बना दिया करो। थोड़ी बहुत लोकेशन उसमें मार्क कर दी, तो उससे ना आप मार्क्स फेच करते हो, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आपके आंसर में वेटेज आता है, आपका आंसर इफेक्टिव लगता है। टीचर कहता है मैप बना दिया इसने, तो मैप बना दिया, नंबर देना पड़ेगा इसको, 1 या 2 नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो 1 या 2 नहीं, अगर बुरा भी बनाया होगा, 1-2 भी मतलब मार्किंग कर दी होगी, तो आधा से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, है ना। तो मैप्स बनाया करो, ज्योग्राफी में मैप्स बनाया करो, अच्छे नंबर मिलेंगे और यूं याद हो जाते हैं, थ्योरी से जल्दी तो मैप यार लर्न हो जाते हैं। आगे क्या है, इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मतलब इंडिया जो है ना, एक तो बहुत एंशिएंट कंट्री है, उसके बाद इंडिया का ये जो ओशियन वाला रूट है ये तो अभी न्यू है, उसका जो लैंड वाला रूट है वो तो बहुत पुराना है। मतलब इंडिया में जो इंडिया का ये जो ओशियन वाला रूट है ना, ये तो न्यू है। इस रूट से भी पुराने रूट्स हैं हमारे पास, लैंड रूट्स,
यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं, अभी हम देखेंगे आगे, तो इन कंट्रीज में जाते थे लोग, और इसी लैंड रूट से ये यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज कनेक्टेड हैं। तो ये जो ओशन रूट है ये तो न्यूली डेवलप्ड रूट है, तो अभी लोग यूज करने लगे, पहले तो लैंड रूट यूज करते थे। तो क्या लिखा है, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, मतलब उसके जो ओशन रूट थे उससे बहुत पुराने हैं लैंड रूट्स, और बहुत कंट्रीज जो है इंडिया के कांटेक्ट में थी बिकॉज ऑफ दीज लैंड रूट्स। आगे क्या है, वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स व्हाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब भैया पानी था, ओशन था, अब ओशन में पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था कि शिप बना लो और इतनी बड़ी बड़ी शिप बना लो और फिर वो लोग आ रहे हैं इतनी दूर दूर से, भाई बीच में डूब डाब जाए क्या क्या होगा। तो ये जो ओशन रूट है ये जो नया नया आया है, जो लैंड रूट था उसमें ना बहुत, देखो हमारे इंडिया में क्या ऐसे माउंटेन्स है ना, हमने देखा कि नॉर्थ साइड पे मैं सिर्फ ना आपको नॉर्थ साइड बताती हूँ, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो इन माउंटेन्स के बीच में ना पैसेजेस थे बहुत सारे कि वहां से लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो उन पैसेजेस ने, नॉर्थ में जो ये माउंटेन्स हैं वहां पे बहुत सारे पैसेजेस थे, और इन पैसेजेस की वजह से बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे, एंशिएंट ट्रैवलर्स, बहुत पुरानी बात है ये, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है वो आते थे, किसकी मदद से, इन पैसेजेस की मदद से, इन लैंड रूट्स की मदद से। और ओशन की मदद, मतलब ओशन तो कुछ हेल्प कर ही नहीं पाया बहुत टाइम तक, ओशन का तो डेवलपमेंट, ओशन में तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं बहुत टाइम तक, वो तो रूट डेवलप ही नहीं हुआ था। तो जब तक वो रूट डेवलप नहीं हुआ था तब तक कहाँ से लोग आते थे, तब तक लैंड रूट से लोग आते थे। और क्या ये जो पैसेजेस हैं ये इनको एक रास्ता दिखाते थे कि ठीक है आओ यहाँ से निकलो, आप यहाँ से निकलो। तो there were some passages between these mountains which provided a way for ancient travelers to come and explore India and explore other countries। मतलब ancient travelers आते थे जाते थे, दूसरी कंट्रीज में भी जाते थे। तो ये जो लैंड रूट है ये पुराना है ना, ये पुराना है than ocean routes, और ये पैसेज प्रोवाइड करता था कि लोग यहाँ से इन पैसेजेस से आए और इंडिया को एक्सप्लोर करें। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं इन पैसेजेस से आए हैं। आगे बढ़ते हैं, These routes have helped in the exchange of ideas। क्या हुआ है अब देखो, ओशन रूट्स तो रेस्ट्रिक्टेड थे, बहुत टाइम तक मैंने अभी बताया कि ओशन रूट्स तो रेस्ट्रिक्टेड थे, वो मतलब उसमें डेवलपमेंट ही नहीं थी, तो ओशन से तो आने का कोई सोच नहीं था, भाई क्यों मरने जाना है, तैरना अगर खूब तैरना भी आता तो ओशन तो आप पार नहीं कर लोगे, तैर के डूब डाब जाओगे, क्या करोगे, है ना। तो ओशन तो रेस्ट्रिक्टेड थे, ओशन से कोई नहीं आ पाता था, तो लैंड रूट से आते थे। तो उससे क्या हुआ, उससे ना एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुए। देखो बेटा, जब एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो जैसे एक फ्रेंड सर्कल में भी 5 लोग हैं, 5 लोगों के 5 तरीके के आइडियाज होंगे, 5 लोगों की 5 तरीके की थिंकिंग होगी, तो वो अपने अपने आइडियाज रखते हैं, तो दूसरा इंसान जो है वो उस आइडिया को एक्वायर करता है, उसको सोचता है। तो ऐसे ही जब दूसरे लोग आए, है ना, और हमारे यहाँ से भी जब लोग दूसरी कंट्रीज में गए, दूसरी कंट्रीज से जब लोग आए, तो उससे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुआ, आइडियाज का एक्सचेंज हुआ, कमोडिटी सामान एक्सचेंज हुआ, वहां का सामान यहाँ आता था, यहाँ का सामान वहां जाता था, आइडियाज एक्सचेंज होते थे। कहाँ, पुराने एंशिएंट टाइम में ऐसे होता था। उपनिषद का आइडिया, रामायण का आइडिया, पंचतंत्रा की स्टोरीज, और क्या, इंडियन न्यूमेरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये क्या है, कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सब चीजें बहुत पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंची इन पैसेजेस की मदद से, क्योंकि ये जो लैंड रूट था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और इन लैंड रूट्स की मदद से ये सारी चीजें जो हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंची, क्योंकि लोग आए, उन्होंने सुनी, फिर वो अपने घर गए वापस, और वहां पे लोग ने कहा सुना, और बहुत सारी, कहते ना, ये फेमस हो गई ये चीजें। नहीं तो अगर एक होता है ना कि एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो यू नीड टू एक्सप्लोर। आप अगर एक कुएं के मेंढक बने रहोगे तो आप ग्रो कर जाओगे पर डेवलपमेंट नहीं होगा आपका, है ना। तो लोग आते थे, अपना आइडिया रखते थे, यहाँ के जो आइडिया, जैसे रामायण उनको पसंद आई, उपनिषद पसंद आए, है ना, डेसिमल सिस्टम, ये सब, तो ये जब वो वापस गए तो ये अपने साथ इन चीजों की सीख लेके गए, फिर अपनी कंट्रीज में जाके इन्होंने इन चीजों को बताया, तो ऐसे ये स्प्रेड हुई, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये चीजें स्प्रेड हुई। आगे क्या होता है, द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज।
जो मसाले, बेटा मसाले हमारे इंडिया में बहुत टाइम से फेमस है, बहुत पुराने, बहुत, मुझे ये जो साउथ ईस्ट वाली कंट्रीज हो गई, जो इंडिया, जो एशिया वाली कंट्रीज हो गई ना, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे मसालों की खेती होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए क्यों थे? ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे मसाले के लिए तो आए थे, मतलब मेनली उनका वही तो था, मसाला ही तो चाहिए था उनको। क्या होता था ना, वो वहां पे यूरोप साइड पे बहुत ठंड रहती है, ठीक है, तो दे नीड स्पाइसेस, उनको चाहिए कि वो ब्लैक पेपर, इन चीजों की जरूरत होती है, पर तो वहां पे ऐसा क्लाइमेट नहीं होता है कि वो उनको ग्रो कर सके, तो वो यहीं आते थे कि उनको ले ये खेती यहाँ पे करें, मतलब उनको ये चीजें चाहिए रहती थी, तो वो यहीं से लेके जाते थे। तो मसाले जो है वो बहुत फेमस हैं इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस है मसाले, मसलिन और दूसरे भी सामान, ये जो है दूसरी कंट्रीज में जाते थे, इंडिया से दूसरी कंट्रीज में ये सामान भी जाता था और इन रूट्स की मदद से ही जाता था। The influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. अब हम देखते हैं डोम स्ट्रक्चर, जैसे ग्रीक स्कल्पचर, बहुत सारे ग्रीक, जैसे ग्रीक्स के यहाँ जो जो स्कल्पचर्स होते हैं वो देखते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, मतलब हम देखते हैं ना मस्जिद डोम शेप में बनी हुई है। मिनारेट्स, जो मीनार, जैसे कुतुब मीनार है ना, तो एक मीनार है ना, तो ये जो ये जो आर्किटेक्चर है, ये कहाँ का आर्किटेक्चर है? ये वेस्ट एशिया का आर्किटेक्चर है बेटा, ये इंडिया का आर्किटेक्चर तो था नहीं, ये इंडिया में लाया गया। कैसे लाया गया? क्योंकि वहां से लोग आए, वेस्ट एशिया से जब लोग आए तो वो ये ग्रीक स्कल्पचर, ये आर्किटेक्चर स्टाइल, ये सब लेके आए, यहाँ आए, यहाँ सेटल हुए, उन्होंने बताया, फिर यहाँ पे चीजें डेवलप हुई, है ना। तो ये वेस्ट एशिया से ये कल्चर, ये आर्किटेक्चर स्टाइल कहाँ से आया? वेस्ट एशिया से आया है। और हम इसको अपनी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हम देख सकते हैं, इस आर्किटेक्चर को हम अपनी कंट्री में देख सकते हैं, जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है, और मस्जिद हो गई, ये डोम जैसे, और क्या हो गया, स्तूपास जो हो गए, ये सब क्या है? ये डोम स्ट्रक्चर्स है ना, ये डोम के शेप में होते हैं। तो हम इनको देख सकते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इस कल्चर को, इस आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, जो कि वेस्ट एशिया से आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? इंडियाज नेबर्स। अब हम पढ़ेंगे इंडिया की, ये ना बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसको आज ही हम खत्म कर देंगे, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, 3-4 पेज का चैप्टर है, पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया है, मस्त, अच्छा आपको समझ आया होगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स वगैरह कुछ होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे क्या है? इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं और 7 उसकी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। ये कहाँ? साउथ एशिया, मतलब हमने देखा ना, है तो सेंट्रल पोजीशन में एशिया है, ये हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया वेस्ट एशिया। इंडिया सेंट्रल पोजीशन होती पर साउथवर्ड डायरेक्शन में है। कहाँ है? साउथवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ लिख दिया साउथ एशिया, पोजीशन उसकी क्या है? साउथ एशिया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के 29 स्टेट्स और क्या है? 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया के 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतनी सारी कंट्रीज के साथ इंडिया जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है, मतलब इंडिया जो है इतनी सारी कंट्रीज को टच करता है। मैप से देखेंगे बढ़िया समझ आएगा। Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, Sri Lanka and Maldives. इसके पहले जो पॉइंट था मैं आपको उसको मैप से समझाऊंगी, ये पॉइंट भी मैप से ज्यादा समझ आएगा, इसको सिर्फ रीड करो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन कर लो। एक है पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो, और बस इतने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या, इस पॉइंट में ये है कि हमारे एक तो लैंड से जो टच करते हैं कंट्रीज, एक वो नेबर्स हो गए, और ये कुछ नेबर्स हैं श्रीलंका और मालदीव्स, ये कहाँ पे है? ये ओशियन में है, और ये भी हमारे नेबर्स हैं,
तो श्रीलंका जो है ना वो इंडिया से सेपरेटेड है बाय अ नैरो चैनल। मतलब अभी आप मैप में देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि श्रीलंका और इंडिया ना एक ही है, मतलब वो जुड़े हुए हैं, पर नहीं, एक नैरो चैनल से सेपरेटेड है। एक बीच में एक नैरो चैनल है, उससे सेपरेटेड है बाय पाक स्ट्रेट। ठीक है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इसको आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, व्हाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स, और जो मालदीव्स आइलैंड्स हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में सिचुएटेड है। इसको मैं समझाऊंगी अभी मैप से, उससे ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आ गया मैप। ये क्या आ गया? ये आ गया मैप। देखो बढ़िया सुंदर मैप है। सबसे पहले हमने क्या, नेबर्स, लैंड नेबर्स। ये हो गई हमारी इंडिया। ये क्या है? हमारा भारत, हमारी इंडिया। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज से? सबसे पहले ध्यान देखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये सारी कंट्रीज क्या हैं? ये नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की। ठीक है, आपको लग रहा होगा हाय उस थ्योरी में इतनी सारी कंट्रीज याद करनी पड़ेंगी। नहीं, मैप को 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। लोकेशन तक याद हो जाएगी आपको, इन कंट्रीज की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो याद हो जाएगी। ओके, तो ये कंट्री है, सॉरी ये हमारा हो गया इंडिया। तो इस इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हो गई? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो इंडिया को टच कर रही है। देखो जैसे पाकिस्तान यहाँ है ना, इंडिया को टच कर रही है, अफगानिस्तान यहाँ से इंडिया को टच कर रही है, चाइना यहाँ से कर रही है, नेपाल यहाँ से कर रही है, भूटान कर रही है, बांग्लादेश कर रही है, और म्यांमार कर रही है। तो ये इंडिया के नेबर्स हो गए। ठीक है, ये जो लैंड को टच कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव्स, ये भी क्या है? इंडिया के नेबर्स हैं। ये है कहाँ पे? ओशन में है। और क्या देखा था हमने, जो पाक स्ट्रेट है वो इसके बीच में है। इंडिया और श्रीलंका को एक नैरो चैनल सेपरेट करता है ना, दैट इज पाक स्ट्रेट। ठीक है, ओके, ये हो गया यहाँ पे। और मालदीव्स कहाँ पे है? यहाँ पे ये मालदीव्स आइलैंड है, और ये लक्षद्वीप के साउथ में लोकेटेड है। बस उन 2 पॉइंट्स में बस इतनी सी चीज लिखी हुई थी। पॉइंट्स में जब आप एलैबोरेट करके लिखते हो तो लगता है कि बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी भी थ्योरी को डायग्रामेटिक वे में लिखोगे ना, फ्लो चार्ट बना के, तो आपको लगेगा कि हाय एक पेज की थ्योरी तो आधे पेज में ही बन गई। आधा पेज भी नहीं, ऐसा काइंड ऑफ ऐसा फ्लो चार्ट बना दो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, तो आपका एक मतलब इतनी बड़ी थ्योरी आपकी थोड़ी सी जगह में आपकी पूरी थ्योरी आ जाएगी। और ऐसे जब अपन लिखते हैं ना तो डायग्राम फॉर्म में आपको चीजें याद होती है, पिक्चर एक इमेज सी होती है कि अच्छा यहाँ पे हमने ये लिखा था, यहाँ पे हमने ये लिखा था। तो ट्राई किया करो कि आप लोग ना नोट्स भी जब बनाते हो ना तो ऐसे फ्लो चार्ट का यूज करो, डायग्राम का यूज करो। उससे आपके नोट्स बहुत इफेक्टिव बनेंगे और बहुत मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो क्या था, हमने ये देख लिया कि इंडिया की नेबर्स देख ली, इंडिया के नेबर्स देख रहे थे ना, तो इंडिया के ये हो गए सारे लैंड नेबर्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये इंडिया के नेबर्स हैं। श्रीलंका और मालदीव्स भी इंडिया के नेबर्स हैं। इंडिया और श्रीलंका को एक नैरो चैनल सेपरेट करता है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, और मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में लोकेटेड है। इतनी सी चीज है ये। बस खत्म होने वाला लेक्चर, खत्म ही हो गया ये। बस क्या है, बिफोर 1947, डू यू नो आ गया एक, बिफोर 1947 वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडियन प्रोविंस। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज समझ आएगी। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके पहले ना 2 टाइप के स्टेट्स होते थे इंडिया में। एक होते थे प्रिंसली स्टेट्स और एक होते थे प्रोविंसेस। ये ना यहाँ पे वो है। तो जो प्रोविंसेस थे, 2 टाइप के स्टेट होते थे। पीपी याद कर लो, हाँ, पीपी होते थे। पीपी एक होते थे प्रोविंसेस और एक होते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ओके। तो प्रोविंसेस को कौन रूल करता था? प्रोविंसेस को ब्रिटिश रूल करते थे। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स को कौन रूल करता था? उनको लोकल जो रूलर्स थे,
किंग हो गए, लोक प्रिंसली, उससे से आपको थोड़ा कि प्रिंसली, प्रिंस, तो प्रिंस किस चीज में आता है, वो जब किंग क्वीन ये सब पढ़ते हैं तो कौन रूल करेगा उनको, किंग रूल करेगा, ठीक है। तो जो लोकल किंग हुआ करता था वो रूल करता था प्रिंसली स्टेट्स को, और प्रोविंसेस को कौन रूल करते थे, ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो हमारी आजादी के पहले दो टाइप के स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को ब्रिटिश रूल करते थे और प्रिंसली स्टेट्स को लोकल रूलर्स रूल करते थे। बस दिस वाज द लेक्चर। ये पूरा एक चैप्टर हमने ज्योग्राफी का खत्म कर लिया है। इसके बाद हम और भी चैप्टर्स लेके आएंगे, फटाफट पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। सोशल साइंस सॉर्टेड है, सब बन जाएगा सोशल साइंस में, ठीक है। तो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और हम आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे बैचेस लेके आए हैं। और मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर, 9th क्लास को मैं पढ़ाऊंगी वेडनेसडे को। मेरी क्लास रहेगी 4 से 5 बजे, 4 PM to 5 PM। वेडनेसडे को मेरी क्लास रहेगी 9th की, ओके। और ये जो लेक्चर आपने अभी देखा, इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। बड़ा अच्छा ऐप डेवलप किया है, स्कोर प्लस ऐप, आप लोगों के लिए ही डेवलप किया है, तो इसका फायदा उठाओ, इसको यूज करो, है ना। तो जो भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे इस ऐप पे। तो डाउनलोड करो इस ऐप को और डाउनलोड करो इन नोट्स को और सोशल साइंस पढ़ो, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।